आज की कहानी एक जादुई फिश के बारे में है जिसके पास लोगों की विशेष पूरी करने की शक्तियाँ थीं। अब ये फिश जिस इंसान के हाथ लगी है तो वो अपनी कौन सी इच्छाएं पूरी कर पाता है। चलें इस एडवेंचरस कहानी को शुरू करते हैं। और दोस्तों, अगर आप अपनी पसंद की किसी फिल्म की एक्सप्लेनेशन सुनना चाहते हैं तो हमें कमेंट्स में मूवी का नाम जरूर बताएं। कहानी की शुरुआत 200 साल पहले से होती है, जब एक समंदर में एक मछली राजा रहता था जिसके हाथ में एक जादुई अंगूठी थी। राजा एक दिन अपने जासूस मेंढक को बुलाकर उससे एक मछली के बारे में पूछता है जिसके साथ राजा शादी करना चाहता था। राजा को अपने जासूस से पता चलता है वो मछली उसके जाल से बचकर निकल गई है, जिस पर राजा को गुस्सा आ जाता है और वो पानी की शक्ति का इस्तेमाल करके मेंढक को डराते हुए कहता है कुछ भी करके उसका पता लगाओ, मुझे वो हर हाल में चाहिए। अगले सीन में समंदर किनारे रहने वाले एक लड़के को दिखाया जाता है जिसका नाम जॉन था। जॉन अपने पिता के साथ रहता था। जॉन के पिता आंखों से अंधे थे और वो लोहार का काम करते थे। जॉन को अपने पिता के काम में कोई इंटरेस्ट नहीं था और ना ही वो उनसे लोहार का काम सीखता था। एक दिन जॉन अपने पिता से आंख बचाकर बर्फ में स्केटिंग के लिए जाने लगता है, लेकिन तभी उसके पिता उसे देख लेते हैं। पिता उसे बुलाकर पूछते हैं क्या तुम काम में मेरी मदद करवाने के काबिल हो गए हो, जिस पर जॉन उनके सामने छोटा होने का नाटक करता है तो उसके पिता उसे जाने देते हैं और खाने के लिए मछलियाँ पकड़ के लाने का कहते हैं। जॉन स्केटिंग करते हुए नदी के किनारे पहुँच जाता है जहाँ वो जमी हुई नदी में बने एक सुराख से मछली पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन उसके हाथ एक भी मछली नहीं आती। तभी उस सुराख में पानी में बबल्स बनने लगते हैं जिनसे जॉन डर जाता है और अचानक पानी की एक बड़ी सी लहर सुराख से निकलकर जॉन के ऊपर आ गिरती है, जिससे उसे काफी गुस्सा आता है क्योंकि वो पूरा भीग गया था। तभी वो देखता है लहर के साथ एक बड़ी सी मछली भी उसकी बाल्टी में आकर गिर गई थी। मछली देखकर जॉन खुश हो जाता है कि उसे अब मजीद मेहनत नहीं करनी पड़ेगी क्योंकि खुद से ही भगवान ने उस पर मेहरबान होकर उसे मछली दे दी थी। वो खुशी खुशी मछली लेकर घर जाता है और उसे पकाने की तैयारी करने लगता है, लेकिन तभी वो मछली बोलने लगती है जो देखकर जॉन घबरा जाता है कि ये कैसी जादुई मछली है। मछली जॉन से कहती है अगर तुमने मुझे जिंदा छोड़ दिया तो मैं तुम्हारी 3 इच्छाएं पूरी कर दूंगी। अब जॉन कोई खास अक्लमंद तो था नहीं, इसलिए मछली से कहता है कि मैं सोच के बताऊंगा और वो लेट जाता है। सोते सोते वो बुड़बुड़ाता है कि मैं बिना अपनी जगह छोड़े पूरा शहर देखना चाहता हूँ। एकदम से कुछ अजीब होता है और जॉन का घर उड़ने लगता है। वो परेशान होकर मछली से कहता है ये क्या हो रहा है। तो मछली बताती है कि तुम्हारी पहली इच्छा पूरी होने जा रही है। अब क्योंकि जॉन ने इच्छा करते हुए कहा था कि वो भट्टी छोड़ना नहीं चाहता, इसलिए मछली जॉन को अपने जादुई शक्ति की मदद से उसकी भट्टी के साथ ही शहर घुमाने ले जाती है। यानी उसकी भट्टी किसी गाड़ी की तरह चल रही थी, लेकिन बर्फबारी के कारण जॉन को ठंड लगने लगती है और वो इस सब सिचुएशन से काफी शॉक भी था। जॉन डर के मारे भट्टी के साथ ही चिपका रहता है। शहर के लोग जॉन को देखकर बहुत हैरान होते हैं। ठंड की वजह से जॉन फ्रीज होने लगता है और उसके मुंह से निकलता है काश हर तरफ हरियाली हो और अच्छा मौसम होता। उसके ऐसा कहते ही बर्फ गायब होके स्प्रिंग का मौसम आ जाता है, जिससे बर्फ पिघल जाती है और हर तरफ हरियाली हो जाती है। सड़क भी पानी से भर जाती है। जॉन किसी तरह खुद को पानी से बाहर निकालता है, लेकिन बाहर आते ही वो निराश हो जाता है क्योंकि मछली उसे कहती है उसकी 2 इच्छाएं पूरी हो चुकी हैं और अब सिर्फ एक आखिरी इच्छा बची है। जॉन सोचता है कि मैं वाकई बेवकूफ हूँ, मैंने 2 इच्छाएं बेकार में जाया कर दी, मैं इनसे कुछ बड़ा मांग सकता था। उसी वक्त जॉन के सामने कुछ डाकू आ जाते हैं जिन्हें जॉन के पास से लूटने के लायक तो कुछ मिलता नहीं, इसीलिए वो जॉन की मछली वाली बाल्टी उठाकर जाने लगते हैं। लेकिन जॉन किसी भी कीमत पर उस मछली को खोना नहीं चाहता था, इसलिए वो अपनी बाल्टी उठाकर डाकुओं से जान बचाकर वहाँ से भाग जाता है, लेकिन डाकू उसका पीछा नहीं छोड़ते। अब जॉन को कुछ नहीं सूझता तो जॉन पानी के पास पहुंचकर मछली को पानी में फेंक देता है और कहता है कि यहाँ तुम सुरक्षित रहोगी। डाकू भी उसके पीछे ही पहुंच जाते हैं और जॉन की इस हरकत पर उन्हें बहुत गुस्सा आता है, जिस कारण वो जॉन को पेड़ पर उल्टा लटका देते हैं। डाकू के जाने के कुछ देर बाद जॉन को नदी की तरफ से एक लड़की आती दिखाई देती है। लड़की जॉन के करीब आकर जॉन को आजाद करती है। आजाद होते ही जॉन भागकर नदी किनारे जाता है और उस मछली को ढूंढने लगता है, लेकिन अब उसे ढूंढने का कोई फायदा नहीं था। तभी जॉन की नजर लड़की के स्केल्स वाले स्कार्फ पर पड़ती है और उसे शक होता है। वो उस लड़की से उसका नाम पूछता है। लड़की अपना नाम एरियल बताती है और उस लड़की की आवाज सुनते ही जॉन को यकीन हो जाता है कि ये लड़की असल में वही मछली है। जॉन उससे उसका स्केल्स वाला स्कार्फ खींच लेता है ताकि वो भाग न सके। वो एरियल से कहता है कि तुम जा नहीं सकती क्योंकि अभी मेरी तीसरी इच्छा बाकी है। एरियल उससे उसकी इच्छा पूछती है, जिस पर जॉन कहता है मैं रशिया के राजा की बेटी राजकुमारी एना से शादी करना चाहता हूँ। एरियल उससे पूछती है कि क्या ये तुम्हारी तीसरी इच्छा है, जिस पर जॉन कहता है राजकुमारी से शादी की प्लानिंग मैं खुद ही कर लूंगा, तुम्हें बस उस सब में मेरा साथ देना होगा। दूसरी तरफ राजकुमारी एना को दिखाया जाता है जिसे अंग्रेज बहुत पसंद थे, इसलिए वो इंग्लैंड के एक राजकुमार एडवर्ड से शादी करना चाहती थी, लेकिन राजा को अंग्रेज
चीज बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। इसलिए जब एडवर्ड एना को बहुत सारे गिफ्ट्स देकर उसे खुश करने की कोशिश कर रहा था तो राजा उससे कहता है कि तुम हमारे लिए क्या लेके आए हो। एडवर्ड राजा को खुश करने के लिए एक मशीन दिखाते हुए कहता है ये एक जादुई बाजा है जो खुद से संगीत बजाता है। इसी दौरान दिखाया जाता है कि जॉन और एरियल भी राजमहल पहुंच चुके थे और यहाँ एडवर्ड ने जो बाजा दिखाया था उसके अंदर एडवर्ड ने अपने एक बोने को छुपा रखा था जो मशीन का बटन दबाने पर अंदर से संगीत बजाता था। लेकिन इस बारे में एडवर्ड के अलावा कोई नहीं जानता था। सबको यही लग रहा था कि ये बाजा खुद ही बज रहा है। तभी जॉन भी एरियल के साथ महल की दीवार के ऊपर से उनकी बातें सुनने लगता है। अब राजकुमारी जो कि पूरी तरह से अंग्रेज पर फ्लैट हो गई थी बहुत खुश हो जाती है, लेकिन राजा नहीं चाहता था कि उसकी बेटी किसी अंग्रेज से शादी करे। इसलिए वो उसे मना करने के लिए बहाने बनाते हुए एडवर्ड को नीचा दिखाने के लिए कहता है ये बाजा तो कोई बड़ी चीज नहीं, मेरे पास एक ऐसा बाजा है जो बजता है तो उसका गाना सुनते ही लोग खुद ब खुद नाचने लगते हैं। राजा की बात सुनकर एडवर्ड कहता है मैं वो बाजा देखना चाहता हूँ। उसी वक्त जॉन वहाँ आ जाता है और राजा से कहता है मैं इस जादुई बाजे को ला सकता हूँ, लेकिन उसके बदले ऐना को मुझसे शादी करना होगी। ये सुनकर ऐना हैरान हो जाती है और उसे बातें सुनाने लगती है, लेकिन राजा जॉन की बहादुरी देखकर बहुत खुश होता है और उसकी शर्त मानने के लिए प्यार हो जाता है। वो अपने सैनिकों को कहता है कि जॉन को इस सफर के लिए सब फैसिलिटीज मुहैया की जाएं। अब जॉन एरियल से पूछता है कि क्या सच में कोई ऐसा बाजा है, तो वो बताती है कि हाँ, लेकिन वो एक जंगली बिल्ली के पास है। ये सुनते ही जॉन उस बिल्ली की तलाश में निकलने की तैयारी करने लगता है। एरियल उसे समझाती है कि उस बिल्ली से बाजा लेना इतना आसान काम नहीं है। वो जॉन को बताती है जब भी उस बिल्ली को कोई इंसान मिलता है तो वो बिल्ली उसे अपनी पसंद का गाना चुनने का कहती है। अगर वो बिल्ली दुख वाला गाना बजाती है तो वो आदमी वहीं रो रो कर सो जाता है और बिल्ली उसे खा जाती है, और अगर वो बिल्ली खुशी वाला गाना बजाती है तो आदमी उसके गाने पर नाचने लगते हैं और उनके नाचना बंद करने के साथ ही बिल्ली उन्हें खा जाती है। जॉन उसकी बात को इग्नोर करते हुए कहता है कि मुझे उस बिल्ली के पास जाना है। इसीलिए वो दोनों घने जंगल की ओर चल पड़ते हैं। अब इस जंगल तक पहुंचने के लिए ये लोग बहुत कठिन रास्तों से गुजरते हैं। जंगल में वो दोनों मुश्किल रास्तों से गुजरते हुए आखिर उस बिल्ली तक पहुंच जाते हैं। एरियल उसे कहती है कि यहाँ से आगे तुम्हें अकेले जाना होगा। जॉन आगे जाता है तो उसे वहाँ मरे हुए लोगों की हड्डियां और खोपड़ियां नजर आती हैं और साथ ही एक बिल्ली की आवाज भी सुनाई देती है। वो जॉन से कहती है कि क्या तुम भी मेरा बाजा लेने आए हो? तो जॉन कहता है कि हाँ, लेकिन बिल्ली उसे कहती है कि ये बाजा तुम्हें तब मिलेगा जब तुम मेरे बाजे को बजता हुआ सुनोगे, और इसी के अंदर एक तखेली है, अगर तुमने वो पूरी कर दी तो ये बाजा मैं तुम्हें दे दूंगी। इसीलिए बिल्ली जॉन को गाना चुनने का कहती है तो जॉन दुख भरा गाना चुनता है। बिल्ली गाना शुरू करती है तो जॉन पर उस गाने का कोई असर नहीं होता, बल्कि वो उस गाने के आगे के बोल गाने लगता है। बिल्ली हैरान होते हुए पूछती है कि तुम्हें ये गाना कैसे आता है? तो जॉन उसे बताता है कि ये गाना मेरी माँ मुझे बचपन में सुनाया करती थी। अब बिल्ली अपनी शर्त हार चुकी थी क्योंकि जॉन पर कोई असर नहीं पड़ा था, इसलिए वो अपना बाजा जॉन को दे देती है, लेकिन इसके साथ ही वो रोने लगती है कि अब मैं कैसे जिंदा रहूंगी और क्या खाऊंगी। जॉन उसे अपने खाने से काफी चीजें देता है जिससे बिल्ली जॉन से इम्प्रेस हो जाती है और जॉन को कहती है मुझे भी अपने साथ ले जाओ, मैं भी तुम्हारी दोस्त बनकर रहूंगी। दूसरी तरफ एरियल को समंदर के किनारे बैठे जॉन का इंतजार करते दिखाया जाता है। इसी इंतजार के दौरान उसे समंदर के राजे का जासूस मेंढक मिलता है जो एरियल को बताता है कि तुम्हारी शादी की सब तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं और राजा तुम्हारा इंतजार कर रहा है। एरियल कहती है कि राजा को जाके बता दो मैं उसे शादी नहीं करूंगी। इतनी देर में जॉन भी यहाँ बिल्ली और बाजे के साथ पहुँच जाता है और उनकी बातें सुन लेता है। ये सब सुनकर जॉन को कुछ समझ नहीं आता तो एरियल उसे बताती है एक बार समंदर के राजा ने मुझे शिकारी के जाल से बचाया था, इसलिए अब मुझ पर राजा का कर्ज है जिसके बदले राजा मुझसे शादी करना चाहता है, लेकिन मैं उससे शादी नहीं करना चाहती, इसलिए मैं वहाँ से भाग आई थी। फिर वो दोनों महल जाते हैं जहाँ एडवर्ड राजा से अपनी शादी के लिए ऐना का हाथ मांग रहा था। उसी वक्त जॉन बिल्ली और बाजे के साथ वहाँ पहुँच जाता है जिसे देख के सब बहुत हैरान हो जाते हैं। बिल्ली जॉन के कहने पर खुशी के गाने बजाने लगती है जो सुनते ही वहाँ मौजूद सब लोग खुद ब खुद नाचने लगते हैं। जब वो थकने लगते हैं तो जॉन बिल्ली से गाना रोकने को कहता है। जॉन की बहादुरी देखकर राजा बहुत इम्प्रेस हो जाता है और जॉन से किए गए वादे के मुताबिक ऐना से उसकी शादी पर भी राजी हो जाता है। साथ ही बादशाह कहता है इस बिल्ली और बाजे को तो इसी शाही महल में ही रहना चाहिए, लेकिन आना जॉन जैसे आम इंसान के साथ शादी नहीं करना चाहती थी, इसलिए वो जानबूझकर एक चाल चलते हुए कहती है कि मैं देखना चाहती हूँ जॉन मेरी खातिर किस हद तक जा सकता है। जॉन उसे कहता है कि बताओ तुम्हें साबित करने के लिए मुझे क्या करना होगा। अब वो जॉन को एक और चैलेंज देने का फैसला करती है और कहती है मैं तुम्हें कल तक सोच के बताऊंगी। अब जॉन खुशी से सोने जाता है तो एरियल उससे पूछती है कि क्या तुम्हारी शादी तय हो गई, जिस पर जॉन बताता है कि नहीं, अभी राजकुमारी ने मुझे एक और चुनौती
काफी देनी है। रात को एना स्टोर रूम में जाकर अपनी मोम की आत्मा को बुलाती है। अब इतनी रात को बुलाने पर उसकी माँ की आत्मा बिल्कुल भी खुश नहीं थी, लेकिन एना उन्हें अपनी समस्या बताती है तो उसके मोम की आत्मा उसे कहती है कि जॉन के लिए कोई बहुत ही खतरनाक काम बताओ। अगले सुबह एडवर्ड महल वालों को एक और मशीन दिखाता है। इस मशीन से खुद ब खुद सलाद कटता था और खुद ब खुद ही सब फलों का जूस निकल आता था। वो इससे राजा को इम्प्रेस करना चाहता था। एडवर्ड के जूसर के अंदर भी एक बोना आदमी बैठा हुआ था जो फलों और सब्जियों का जूस बना रहा था और उनको सलाद में काट रहा था, लेकिन एडवर्ड के अलावा ये बात भी कोई नहीं जानता था। राजा इस अनोखे जूसर को देखकर बहुत हैरान होता है क्योंकि उसने आज से पहले ऐसा जूसर नहीं देखा था। उसी वक्त वहाँ एना भी आ जाती है और एडवर्ड की मशीन देखकर उसे अपनी माँ की आत्मा की बात याद आती है, इसलिए वो जॉन के लिए अपनी अगली शर्त सोच लेती है। वो राजा से कहती है कि जॉन से कहें कि वो भी उसके लिए कुछ ऐसा लेके आए जिससे किसी को भी खाना बनाने का काम ना करना पड़े और खुद ब खुद ही खाना बन जाए। राजा सोचते हुए कहता है, मैंने एक ऐसे जादुई मेजपोश के बारे में सुना तो है पर कभी देखा नहीं। जिस पर एना राजा से कहती है, बस मुझे अब वैसा ही जादुई मेजपोश चाहिए जिसे टेबल पर रखते ही कोई भी खाने की चीज हाजिर हो जाए। एना की शर्त सुनकर राजा जॉन को बुलाता है और उसे ये जादुई मेजपोश ढूंढने का कहता है। ये सुनकर जॉन और एरियल उस मेजपोश को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में एरियल जॉन को बताती है ये जादुई मेजपोश दो भाइयों के पास है जो पहाड़ों में रहते हैं, लेकिन कई सालों से उन्हें किसी ने नहीं देखा क्योंकि उन्हें किसी भी काम की जरूरत ही नहीं पड़ती। काफी देर चलने के बाद वो एक छोटी सी झोंपड़ी पर रुकते हैं जहाँ रहने वाले एक बूढ़े कपल से वो खाना मांगते हैं। वो कपल उन्हें थोड़ा सा खाना देते हुए कहते हैं, इस बार हमारी फसल ज्यादा अच्छी नहीं हुई इसलिए हमारे पास बस इतना ही है। ये सुनकर जॉन को अच्छा नहीं लगता, लेकिन एरियल उस बूढ़े कपल की वफादारी की तारीफ करते हुए कहती है वो दोनों एक साथ बहुत अच्छे लगते हैं और उनकी मिसाल सुई और धागे की तरह है जो एक दूसरे को पूरा करते हैं। फिर काफी देर चलने के बाद जॉन और एरियल पत्थरों के शहर में पहुंच जाते हैं जहां वो दो आदमियों को देखते हैं। वो दोनों आदमी हर वक्त खाते रहते थे और खा खा कर वो दोनों बिल्कुल गोलगप्पा बन चुके थे। ये दोनों वही भाई थे जिनके पास जादुई मेजपोश था। जॉन और एरियल देखते हैं कि ये दोनों मेजपोश से खाना परोसने का कहते हैं तो वहाँ तरह तरह के खाने मेज पर आ जाते हैं जिसे ये दोनों खाने लगते हैं और खा कर थक कर सो जाते हैं। जॉन उनके सोते ही उनके पास जाकर मेजपोश चुराने की कोशिश करता है, लेकिन उनकी आंख खुल जाती है और वो जॉन के सर पर नारियल मारकर उसे बेहोश कर देते हैं। अब इस बेहोश जॉन को तो एरियल नहीं बचाना था, इसीलिए एरियल उनके पास जाकर उनसे पानी मांगती है और साथ ही उन्हें कहती है कि जरा पानी में खुद को देखना। वो दोनों पानी में अपनी परछाई देखते हैं तो खुद को पहचान ही नहीं पाते क्योंकि दोनों खा खा के बहुत मोटे हो चुके थे। जिस पर वो याद करते हैं कि पहले वो दोनों कितने बहादुर सिपाही थे और दोनों ने तुर्की के सुल्तान से भी मुकाबला किया था, लेकिन अब खा खा कर वो इतने मोटे हो गए हैं कि यहाँ से चलकर बाहर तक भी नहीं जा सकते। इसलिए एरियल उन्हें मशवरा देती है कि उन्हें इस मेजपोश से छुटकारा हासिल करना चाहिए ताकि वो उनको हिलकर काम करने की आदत हो सके। वो दोनों ये सुनकर एरियल को ये मेजपोश यहाँ से ले जाने का कहते हैं, इसलिए एरियल तेजी से मेजपोश और जॉन को लेकर वहाँ से निकल आती है। अब जॉन को भी होश आ चुका था और वो दोनों वापस राजमहल को चल पड़े थे। रास्ते में एक फूलों का खेत आता है जिसे देखकर जॉन आना के लिए फूल तोड़ने लगता है, जिस पर एरियल उसे समझाती है आना तुम्हें घास भी नहीं डालती और तुम उसके प्यार में पागल हो रहे हो। जॉन उसकी कोई बात भी सुनने को तैयार नहीं था क्योंकि वो तो एक बहुत ही सादा और साफ दिल का लड़का था। वो एरियल के पास जाके उसका हाथ पकड़ के उसे बताता है कि मैं आना को ऐसे प्रपोज करूंगा और वो आना के लिए लिखी हुई अपनी नज़म भी सुनाता है। नज़म सुनकर एरियल उसमें इतना खो जाती है कि उसे खुद ही जॉन से प्यार हो जाता है। वो अपने ख्यालों से बाहर आती है और उसे कहती है तुम्हें आना की बजाय किसी और से शादी करनी चाहिए क्योंकि वो नकचढ़ी राजकुमारी है। दरअसल वो जॉन को हिंट देना चाह रही थी कि वो भी उसे पसंद करने लगी है, लेकिन जॉन को तो कुछ भी समझ नहीं आता। वो लोग मेजपोश लेकर शहर पहुँचते हैं तो राजा और आना को भी खबर मिल जाती है। वो दोनों शहर के चौराहे में जाते हैं जहाँ वो देखते हैं जॉन शहर के लोगों को मुफ्त का खाना बांट रहा था। राजा अपनी बेटी से कहता है कि जॉन ने सब लोगों का दिल जीत लिया है, इसलिए अब तुम्हें सबकी खातिर उसी से ही शादी करनी होगी। एना ये देखकर कहती है मैं जॉन से शादी के लिए तैयार हूँ, लेकिन जॉन को मुझसे शादी के लिए मेरी आखिरी शर्त पूरी करना होगी। वो कहती है जॉन को मुझसे शादी करने के लिए मेरी मरी हुई माँ की आत्मा से इजाजत लेना होगी। आना की बात सुनकर राजा समझ आता है कि उसकी बेटी जानबूझकर ऐसा कर रही है क्योंकि मरे हुए लोगों की दुनिया से कभी भी कोई जिंदा वापस नहीं आया था और वो जॉन के सामने काफी शर्मिंदा होता है, लेकिन जॉन इस बात पर भी मान जाता है। वो एरियल से मरे हुए लोगों की दुनिया में जाने का तरीका पूछता है तो एरियल उसे एक अंधेरी नदी का बताती है जिसे
पार करके ही उस दुनिया में जाया जा सकता था। वो जॉन को समझाते हुए कहती है, आज तक कोई भी उस दुनिया से जिंदा लौटकर वापस नहीं आया, लेकिन जॉन फिर भी वहाँ जाने के लिए तैयार था। वो एरियल से कहता है कि तुम चाहो तो यहीं रुक सकती हो, लेकिन एरियल उसे कहती है कि मैं मुसीबत में तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकती, जिससे फिर भी जॉन को समझ नहीं आती कि एरियल तो उसे प्यार करने लगी है। वो उस दुनिया में जाने के लिए इकट्ठे ही निकलते हैं। रास्ते में दोनों जॉन के पिता से मिलते हैं, क्योंकि इस दूसरी दुनिया में कुछ भी हो सकता था, इसलिए जॉन अपने पिता को देखना चाहता था। लेकिन पिता से मिलते समय जॉन वहाँ छुपा रहता है ताकि उसके पिता को पता न चल सके कि वो भी साथ आया है। और एरियल जॉन के पिता के पास जाकर बातें करने लगती है, तो वो एरियल से जॉन के बारे में पूछते हैं। उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था जैसे जॉन कहीं आस पास ही है, इसलिए वो उसे आवाज देकर अपने पास बुलाते हैं। जॉन उनसे अपनी शरारतों के लिए माफी मांगता है और इमोशनल होते हुए एरियल से कहता है, मैंने तो अपनी 2 इच्छाएं बिल्कुल जाया कर दी, इसलिए अब अपनी आखिरी इच्छा के तौर पर मैं चाहता हूँ कि मेरे पिता की आंखें वापस आ जाएं। एरियल जॉन की इच्छा भी पूरी कर देती है और जॉन के पिता की आंखें वापस आ जाती हैं। जॉन एरियल का शुक्रिया अदा करते हुए उसका स्केल्स वाला स्कार्फ वापस कर देता है और उसे कहता है कि अब मेरी तीनों इच्छाएं पूरी होगी, इस खातिर तुम आजाद हो। लेकिन एरियल वापस जाने की बजाय उसके साथ ही आगे बढ़ने लगती है। दोनों उस काली नदी को पार करते हैं जहाँ उन्हें मौत के फरिश्तों की मूर्तियां नजर आती हैं, और इसको पार करके वो दोनों जल्द ही मुर्दों की दुनिया में पहुंच जाते हैं, जहाँ का राजा उनसे मिलने आता है और वो उनसे पूछता है कि तुम दोनों यहाँ कैसे पहुँच गए। जिस पर एरियल कहती है कि इसको मैं यहाँ लेकर आई हूँ पिताजी। और ये सुनकर जॉन को पता चलता है कि एरियल असल में इस राजा की बेटी है और राजा ने एरियल को एक मछली बना दिया था ताकि वो लोगों की दुनिया में जाकर और भी चीजें सीख सके। यहाँ एरियल राजा से आना की मोम की आत्मा को बुलाने का कहती है। राजा उन दोनों को बताता है कि आना की मोम बिल्कुल भी अच्छी इंसान नहीं थी, उसने लालच में राजा से शादी की थी और वो अपनी प्रजा पर भी बहुत जुल्म करती थी, इसलिए उसे सजा के तौर पर यहाँ भूखा रखा जाता है। लेकिन वो अपनी जादुई शक्तियों से आना की मोम की आत्मा को वहाँ बुलाता है, तो जॉन उसे कहता है कि मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ, इसलिए मुझे आपकी इजाजत की जरूरत है। लेकिन आत्मा मना कर देती है, जिस पर एरियल अपने पिता से कहती है कि आप ही कुछ करें। उसके पिता आत्मा को मनाने के लिए उसे खाने की प्लेट दिखाते हैं जो काफी अरसे से भूखी थी, जिसके लालच में आकर आना की मोम उसको शादी की इजाजत दे देती है। वहाँ राजमहल में दिखाया जाता है कि आना की मोम सबके सामने उसको शादी की इजाजत दे देती है, जिसे देखकर राजा बहुत खुश हो जाता है। लेकिन एना को काफी गुस्सा आता है। यहाँ मुर्दों की दुनिया में एरियल अपने राजा पिता को अलविदा कहती है, तो वो एरियल को बताता है जॉन ने यहाँ जो कुछ भी देखा, यहाँ से निकलते हुए वो ये सब कुछ भूल जाएगा, क्योंकि यहाँ से कोई भी जिंदा तो वापस जा नहीं सकता, और जो जिंदा वापस जाएगा उसकी सारी यादें यही रख ली जाएंगी। ये सुनकर एरियल जॉन को दुख से देखने लगती है, क्योंकि जाहिर सी बात है जॉन एरियल को भी भूल जाएगा। एरियल को देखते ही वो वहाँ से भाग जाता है और एरियल उसके जाने के बाद मछली बनकर नदी में वापस चली जाती है। शादी की इजाजत मिलने के बाद एना काफी गुस्से में थी, इसलिए वो स्टोर रूम में जाकर अपनी माँ की आत्मा को बुलाने वाली कुर्सी को तोड़ने लगती है, जिस पर उसकी माँ की आत्मा वहाँ आकर उसे कहती है कि मैं मजबूर थी, क्योंकि जॉन अकेला नहीं है, उसके साथ एक जादुई मछली है। और उसकी माँ की आत्मा उसे कहती है कि हमारे राज्य के नियम के मुताबिक जादू इस्तेमाल करना गलत चीज है, जिस पर तुम जॉन को उसकी सजा दे सकती हो। अब अगली सुबह जॉन की आंख खुलती है तो वो एरियल को भूल चुका था। एरियल को देखते ही वो वहाँ से भाग जाता है और एरियल उसके जाने के बाद मछली बनकर नदी में वापस चली जाती है। फिर जॉन एना के पास जाता है और उसे कहता है, बेशक मुझे शादी की इजाजत मिल गई है, लेकिन मैं फिर भी तुमसे शादी नहीं करना चाहता, क्योंकि मुझे तो किसी और से प्यार हो गया है, लेकिन मुझे ये याद नहीं आ रहा कि वो कौन है। एना उससे पूछती है कि ये चुनौतियाँ पूरी करने में क्या तुम्हारी किसी ने मदद की? तो जॉन कहता है, हाँ, किसी ने जादुई शक्तियों से मेरी मदद की, लेकिन मुझे बिल्कुल भी याद नहीं कि वो कौन था। उसकी बात सुनते ही एना जॉन को अरेस्ट करने का हुक्म देती है, क्योंकि उनके राज्य में तो जादू इस्तेमाल करना मना था और इसकी सजा मौत थी। इसलिए जॉन को चौराहे पर ले जाकर ऐलान किया जाता है कि जॉन ने जो भी कारनामे किए वो सब जादू की मदद से किए थे, इसलिए उसे मौत की सजा दी जाती है। ये सुनकर राजा निराश हो जाता है और वहाँ से चला जाता है, लेकिन अब वो अपने राज्य के नियम भी नहीं तोड़ सकता था। अपने आखिरी वक्त में जॉन अपने बचपन और अपने पिता के साथ बिताए वक्त को याद करने लगता है। तभी एरियल फिर से समंदर के राजा के चुंगल से बचकर वहाँ पहुँच जाती है। वो एना के पास जाकर जॉन को रिहा करने का कहती है और एना से कहती है कि मैं सारी जिंदगी तुम्हारी गुलाम बनकर रहूंगी, जिस पर वो अपना स्केल्स वाला स्कार्फ भी एना को दे देती है। ये सुनते ही एना जॉन को रिहा कर देती है और अपनी पहली इच्छा मनवाकर खुद को रानी बना लेती है। एना राजा से उसका ताज छीनकर उसे एक टॉवर में कैद कर देती है। अपनी दूसरी इच्छा के तौर पर वो एरियल से कहती है कि मुझे इंग्लैंड के बादशाह से शादी करनी है, इसलिए इंग्लैंड के बादशाह
बादशाह की तरफ से मुझे शादी का न्योता भेजा जाए। ये कहते ही उसकी इच्छा पूरी हो जाती है और इंग्लैंड के बादशाह की तरफ से एना के साथ शादी का पैगाम आ जाता है, जिसको सुनकर एडवर्ड कहता है कि तुम तो मुझसे शादी करने वाली थी। लेकिन एना कहती है कि जब मैं बादशाह से शादी कर सकती हूँ तो मैं तुमसे क्यों करूँ। उधर जॉन अपने घर पहुँचने के बाद उस लड़की को याद करने की कोशिश कर रहा था जिससे उसे प्यार हुआ था। तभी उसके पिता सुई और धागे की बात करते हैं, जो सुनते ही जॉन को याद आ जाता है कि वो लड़की कोई और नहीं बल्कि एरियल ही है जिससे वो प्यार करता है। एरियल का प्यार जीत जाता है, जिसकी कुर्बानी और साथ से जॉन को भी उससे प्यार हो गया था। उसे एरियल के साथ बिताया हुआ समय याद आता है और वो शहर की तरफ जाने लगता है तो उसके पिता भी उसके साथ आ जाते हैं। वहीं दिखाया जाता है कि वो दोनों भाई जिनसे मेज पोष लिया गया था वो भी वहाँ आते हैं और वो भी उनके साथ चल पड़ते हैं। जॉन महल में पहुंचकर एरियल को ढूंढने लगता है, जो देखकर एरियल को विश्वास नहीं होता कि जॉन उसे पहचानने लगा है। एना जॉन को वहाँ से जाने का कहती है, लेकिन जॉन उसे कहता है कि वो एरियल को लिए बिना वहाँ से नहीं जाएगा, जिस पर एना को एक ख्याल आता है और वो एरियल से अपनी तीसरी इच्छा के तौर पर कहती है कि मैं भी तुम्हारी तरह एक जादूगरनी बनना चाहती हूँ। एरियल उसकी ये इच्छा पूरी करते हुए उसे अपनी तरह एक मछली बना देती है। अब एना अपनी शक्तियों से वापस इंसान बनने की कोशिश करती है, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाती। तो एरियल उसे बताती है कि एक विशिंग फिश सिर्फ दूसरों की इच्छाएं पूरी कर सकती है, अपनी नहीं। जिस पर एना को एहसास होता है कि उसकी शक्तियां तो किसी भी काम की नहीं। एना अपने एक नौकर को बुलाकर उसे कहती है, तुम मुझसे एक इच्छा मांगो कि मेरी शादी दुनिया के सबसे ताकतवर राज्य से हो जाए। नौकर एना की बात सुनकर ये इच्छा मांगता है। ये इच्छा मांगते ही समंदर का राजा समंदर से बाहर निकलकर एना को अपने साथ ले जाता है, क्योंकि असल में तो समंदर का राजा ही सबसे ताकतवर राजा था। एना के पानी में जाते ही ऊपर भी सब ठीक हो जाता है। राजा को कैद से आजाद कर दिया जाता है और उसको वापस राजा बना दिया जाता है। जॉन एरियल के पास जाकर उसे अपनी नज़म सुनाकर प्रपोज करता है और फिर उसे किस करता है। इस तरह जॉन और एरियल हमेशा के लिए एक हो गए थे और यही इस मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।